नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हो गई हूँ आपका जो वीकली करंट अफेयर्स है 29 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 तक का प्रीलियम बूस्टर यूपीएससी को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है। आप यूपीपीएससी की तैयारी करें तो उसके लिए भी बहुत मददगार साबित होगा। और ये जो प्रोग्राम है ये आता है सैटरडे को सुबह 10 बजे। पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स कवर करते हैं, लेकिन कल किसी कारणवश जो है नहीं आ पाया था, इसलिए इसको आज संडे को आपको दिया जा रहा है। स्किप ना हो इसलिए आज संडे को दे दिया जा रहा है। वैसे सैटरडे को सुबह 10 बजे आता है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूपीएससी प्रीलियम बूस्टर जो है वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर, यानी कि मैप पर बेस्ड करंट अफेयर्स आपको एवरी संडे शाम को 7 बजे दिया जाता है। तो अगर आपने अभी तक और ये सारे प्रोग्राम्स नहीं देखे हैं वीकली मैपिंग करंट अफेयर्स के, तो देख लीजिए। पूरे हफ्ते का मैप पर बेस्ड करंट अफेयर्स दिया जाता है। और आज जो मैं पढ़ाऊंगी शाम को 7 बजे वो 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक का होगा विद एमसीक्यूज। तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पर जंप करते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये जो औद्योगिक भांग की बात कर रहे हैं, ये आखिरकार ये क्या है? इंडस्ट्रियल हेम्प अभी चर्चा में बना हुआ है। देखेंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की नियंत्रित खेती को कानूनी मान्यता दी है, ताकि बायो इकोनॉमिक आधारित विकास मॉडल को बढ़ावा दिया जा सके। बेसिकली ये जो भांग है इसमें नशा नहीं होता है और ये कई सारे कार्यों में काम आती है। इसी को आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब मैंने जैसा कि लास्ट टाइम में प्रॉमिस किया था कि मैं इसका सोर्स क्या है उसको लिखूंगी और ये लिखूंगी कि किससे संबंधित ये विषय जो है। तो मिसलेनियस में आपका ये टॉपिक आएगा, इंडस्ट्रियल हैम्प, जिसको औद्योगिक भांग कहते हैं। एक्चुअली ये कैनबिस सतिवा की एक गैर नशीली किस्म है। ठीक है, याद रखना है, जिसे रेशा यानी कि फाइबर, वीज और बायोमास के लिए उगाया जाता है। इसमें नशीले तत्व लगभग कितने होते हैं? 0.3% से कम होता है, इसलिए इसे नशे के लिए अनुपयुक्त माना गया है। नशे की कैटेगरी से बाहर रखा गया है इसको। इसका ओरिजिन अगर आप देखेंगे औद्योगिक भांग का, तो इसकी उत्पत्ति मध्य और दक्षिण एशिया में मानी जाती है। हजारों वर्षों पहले आप देखेंगे तो कपड़ा, रस्सी, कागज और औषधि में इसका उपयोग होता था। तो ये आपके पीटी के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हम भांग की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में नशा घूमने लगता है। तो नशा नहीं है, बल्कि इन कार्यों को लेकर इसमें यूज होता है। आज आप देखेंगे यूरोप, उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया के कई हिस्सों में ये जो टीएससी है, ये नशीला तत्व है, ये सीमा के साथ कानूनी खेती होती है इसकी, इसलिए इसको निर्धारित किया गया है यहाँ पर। तो इसकी विशेषताएं क्या है, क्या क्या है? जैसे सबसे कम इसमें आप देखेंगे नशीले तत्व पाए जाते हैं। उच्च फाइबर और बीज उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है, इसमें ये पाया जाता है। और जलवायु सहिष्णु की बात करें तो कपास में लगभग 50% कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में भी इसको उगाया जा सकता है। तेजी से बढ़ने वाली 70 से 134 दिन में इसकी कटाई हो जाती है, जल्दी से जल्दी ये बढ़ जाती है ये। ठीक है, और 70 से 140 दिन में इसको काटा भी लिया जाता है। मिट्टी के लिए बहुत लाभकारी है ये भांग, क्योंकि खपतवार ये दबाती है और ये गहरी जड़ों से मिट्टी की संरचना सुधारती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए इसको चर्चा में बना हुआ है। उच्च बायोमास की बात की जाए तो फाइबर, तेल बीज और ड्यूल पर्पज उपयोग के लिए इसको जो है उपयुक्त माना गया है। और हमने इसके यूजेस को यूज देखा है कि इसका और क्या क्या यूज है। जैसे कि यूज की बात करें इसकी, अगर हम उपयोगिता यानी कि एप्लीकेशंस की बात करें तो निर्माण क्षेत्र में जैसे भांग से बना हेमक्रीट जो है हल्का होता है, घर को ठंडा और गर्म से बचाता है और हवा से जो है कार्बन को सोख लेता है, इसलिए पर्यावरण के लिए इसको अच्छा माना जाता है। कागज और पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो कम रसायन, जैसे रिसाइकेबल जो है, रिसाइकेबल है ये। बेसिकली भांग से बना जो कागज है वो कम केमिकल वाला होता है, रिसाइकेबल होता है और मतलब रिसाइकिल जो है हो जाता है ये। ठीक है, और जल्दी गलने वाला भी होता है। और दवा और इसकी बात करें वेलनेस की, तो भांग आधारित तेल और एक्सट्रैक्ट जो है दर्द निवारक, सूजन रोधी, बिना नशीले प्रभाव के यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद कॉस्मेटिक्स, भांग के बीज का जो तेल होता है वो आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, स्पेशली क्रीम और शैम्पू में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बायो ऊर्जा और बायोप्लास्टिक्स में तो नवीकरणीय ईंधन और जैव अपघट्य प्लास्टिक और लो कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी को भी ये जो है
इसमें बायो ऊर्जा और बायो प्लास्टिक की जो बात कर रहे हैं, इससे ईंधन और प्लास्टिक बनता है जो प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, प्रकृति को ये कम नुकसान पहुंचाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दूसरा टॉपिक आज का हमारा यहाँ पर सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है, गंडीकोटा कैनियन। ठीक है, गंडीकोटा जो कैनियन है ये क्या है, ये द हिंदू में आया था आपका, और भूगोल से संबंधित ये विषय है। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद गंडीकोटा कैनियन अभी भी अपेक्षाकृत अविकसित, ठीक है, प्राकृतिक विरासत स्थल में, और हाल के वर्षों में देखा गया है कि ये जो राज्य सरकार है इसके द्वारा पर्यटन अवसंरचना बढ़ाने की योजनाओं के कारण ये फिर से चर्चा में आया है। ठीक है, कौन सी राज्य सरकार, अब इसको यहाँ समझेंगे। गंडीकोटा कैनियन क्या है, पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि गंडीकोटा कैनियन एक नाटकीय नदी घाटी है, रिवर गॉर्ज है। ठीक है, जॉर्ज है ये, और जिसे पेन्ना नदी से काटकर बनाया गया है। इसकी घाटी जो है इसकी खड़ी जो है चट्टानों विशिष्ट भू आकृति संरचनाओं कारण इसे अक्सर भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। आप देखेंगे भारत का ग्रैंड कैनियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे गहरी और चौड़ी जो है घाटियां हैं, ऊंची खड़ी चट्टानें भी दिखाई देती है, और नदी पेन्नार ने क्या है चट्टानों को काटकर घाटी को बना दिया है। ठीक है, ये सब चीजें जो है अमेरिका के ग्रेट कैनियन जैसी लगती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गंडीकोटा को भारत का ग्रेट कैनियन कहा जाता है, इसलिए इसको ग्रेट कैनियन की परिभाषा में ढाला गया है। भारत का स्थान कहाँ है, कडप्पा जिला अरुणाचल आंध्र प्रदेश में है, और कडप्पा नगर से लगभग 77 किलोमीटर दूरी अवस्थित है। बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से लगभग 300 से 380 किलोमीटर दूर है, और एरामाला पहाड़ियां क्षेत्र में पेन्ना नदी के तट पर ये अवस्थित है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चलेंगे तो कैनियन के ऊपर एक गांडीकोटा किला का निर्माण हुआ था 1123 में, उसके नाम पर आधारित इसका आसपास माना जाता है। ठीक है, किला पेम्मासानी नायकों के अधीन ये फला फूला, जो काकतीय वंश के सामंत थे। उस समय पे ये बहुत ज्यादा जो है चर्चा में रहा और फला फूला था। बाद में विजयनगर साम्राज्य, गोलकोंडा के कुतुबशाही, मुगल, कडप्पा के नवाब, मैसूर राज और अंततः ब्रिटिश शासन के अधीन ये रहा। और मैकेंजी कैफियत जैसी अभिलेख जो है, अभिलेख मतलब जिनके बारे में हमें पता चलता है, जो लिखे हुए मिलते हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं अभी, ठीक है, वो लिपि में जो हम पढ़ सकते हैं अभिलेख मिले हैं मैकेंजी कैफियत जैसे। और जहाँ बैप्टिस्ट टेवर्नियर के यात्रा का वृतांत भी उन अभिलेखों में उसके ऊपर उकेरा गया है, जैसे कि हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता, बेहद खूबसूरत है। ठीक है, आप इंटरनेट पे देखेंगे तो मिलेगा। अब इसमें विशेषताएं क्या है, क्या की फैक्टर्स हैं, तो भू आकृतिक यानी कि लाल बलुआ पत्थर, क्वार्टर्स की खाड़ी चट्टानें, लगभग 200 मीटर तक चौड़ी घाटी ये देखने को मिलती है। नदी दृश्य के पेन्ना नदी की घुमावदार धारा, जो कि सूर्योदय सूरज के लिए बहुत शानदार दृश्य वहां से दिखाई देता है। ठीक है, वास्तुकला का धरोहर, अगर यहाँ आर्किटेक्चर को देखें तो किला परिसर जैसे माधव राय मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, जामा मस्जिद है, अन्नागार है, कारागार है, बावड़ियां हैं, तोप ढलाई, ये सारे वहां पर आर्किटेक्चर का जो धरोहर इसको माना जाता है उस जगह पर। सांस्कृतिक महत्व क्या है इसका, तो विजयनगर कला, इंडो इस्लामिक वास्तुकला। अभी विजयनगर कला, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, स्थानीय लोक कथाएं, कवि योगी वेमना से जुड़ाव, तो ये सब आप तब समझ पाएंगे जब आप मेरे आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को देख रहे होंगे, जो ट्यूसडे और सैटरडे शाम को 6 बजे मेरे द्वारा संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो जाके जरूर देखिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम के मेन्स और प्री दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसको कंप्लीट कराया जा रहा है, जाके देखना है। ठीक है, पर्यटन क्षमता की अगर बात करें तो पैनोरमिक व्यू पॉइंट यहाँ पर काफी आप देख सकते हैं, बहुत जैसे होता है ना 360 डिग्री व्यू आप एक देख सकते हैं। यहाँ पर हेरिटेज ट्रेल्स है, यहाँ पर तिरुपति के निकट होने कारण सांस्कृतिक इको पर्यटन की जो व्यापक संभावना यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसको अभी चर्चा में लाया गया है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है क्या हमने समझा इसको, गंडीकोटा कैनियन को समझाइए। ठीक है, ये ज्योग्राफी से संबंधित और द हिंदू में आपका ये टॉपिक आया था, इसलिए यहाँ पर लिया गया है। ये पीआईवी से लिया गया है, INSV कॉन्डेन। ठीक है, कॉन्डेन ये आपका जो है समुद्री जहाज है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इसको समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हड़प्पा संस्कृति का भी एक कल्चर को दिखाता है, और प्राचीन समय के धागे से बनी जो नौकाएं होती है उस प्रकार से इसको बनाया गया है। मिसलेनियस का टॉपिक है ये, और प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने INSV कॉन्डेन की सराहना की है, जो पोरबंदर से मस्कट तक अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकला है, याद रखना है। ये यात्रा भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों का प्रतीकात्मक
पुनर्निर्माण करेगा। पुराने व्यापार समुद्री मार्गों से होकर ये जाएगा। ये जहाज प्राचीन भारतीय सिले हुए जहाज यानी कि स्टिच शिप तकनीक से बनाया गया, जो भारत की समृद्धि विरासत को दर्शाता है। पहले ये समझिए कि ये नौका जो है पुनर्निर्मित आकृति है, ठीक है। और ऐसे जहाज जो हजारों साल पहले भारत में समुद्री व्यापार और यात्राओं के लिए निकलते थे, इस्तेमाल होते थे। इनमें लकड़ी का ढांचा यानी कि कपड़े के पाल सेल से, ठीक है, हवा की दिशा से चलने की तकनीक इसमें दिखाई देती है। और ये दिखाता है कि प्राचीन भारत को समुद्री ज्ञान और जहाज निर्माण की जो अच्छी समझ थी और भारत समुद्री व्यापार में आगे था। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंतर्गत दिखाई दी गई हैं, ठीक है। INSV जो कौंडिन्य है, ये भारतीय नौसेना का नौकायन पोत है, जिसे 5वीं शताब्दी की उस नौका के आधार पर, उसके बेसिस पर फिर से बनाया गया है, जिसका चित्रण अजंता गुफा की भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर जो चित्रकला की गई है उससे मिलता हुआ है, अजंता गुफा की, ठीक है। अभी इस टाइम आर्ट एंड कल्चर में अजंता, एलोरा, बाग, इन सब की गुफाओं के बारे में भित्ति चित्र पढ़ाया जा रहा है। अगर पढ़ना है तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। संकल्प से सफलता पर ट्यूसडे और सैटरडे शाम को 6 बजे। ये भारत की प्राचीन महासागरीय नौवहन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। किसने निर्माण किया है? भारतीय नौसेना ने सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से, क्योंकि अजंता एलोरा की भित्ति चित्र के कुछ अंश भी जो आपको देखने में मिलते हैं। अभी हम समझाएंगे इसके चित्रों को कैसे समझाया गया। इस जहाज की प्रमुख विशेषता क्या है, कैसे बाकियों से भिन्न है, यहाँ पर हमें ये समझना है। सिला हुआ लकड़ी का जहाज है पहले तो, ठीक है, और कीलों की जगह सिलाई से जोड़ा गया है। प्राचीन जहाजों का निर्माण का ज्ञान का उदाहरण के रूप में इसको बनाया गया है, ठीक है। पारंपरिक सामग्री इसमें इस्तेमाल की, जैसे नारियल की कोयर रस्सी, प्राकृतिक रेंजन लकड़ी, आधुनिक धातु, ठीक है। फास्टनिंग का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। और इसमें सांस्कृतिक प्रतीक क्या है? पाल पर गंड भेरुंड और सूर्य का चिन्ह है। धनुष पर सिंगियाली और डेक पर, जो डेक है उस पर हड़प्पा शैली के पत्थर का जो है लंगर लगाया गया। अब इसका यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ निशान, कुछ कुछ चीजें उस प्रकार से हैं। यहाँ पर डेक पर उसके हड़प्पा संस्कृति से कुछ कुछ चीजें ली गई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो पूरा आपका ये लाइन है ना, सांस्कृतिक प्रतीक, ये आपके पीटी के लिए बहुत मतलब एक स्पेसिफिकली लाइन हो सकती है। ये महासागरीय क्षमता तो हिंद महासागर में दीर्घ दूरी नौवहन के लिए डिजाइन किया गया, परीक्षण किया गया है। ऐतिहासिक नामकरण देखें, प्राचीन नामकरण का देखें तो नाम कौंडिन्य जो है दक्षिण पूर्व एशिया से प्रारंभिक समुद्री संपर्कों से जुड़े पौराणिक भारतीय नाविक के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? कौंडिन्य रखा गया है। क्लियर है। सिले हुए जहाज की तकनीक तो हमने देखा अभी, लकड़ी के तख्तों को प्राकृतिक रेशों से सिलकर जोड़ा गया है। कीलों की बजाय सिलाई जो है कोई रस्सी से बांधा गया है। जैविक सामग्री से प्राकृतिक रेंजिंग और रेशे का इस्तेमाल किया गया ताकि ये थोड़ा डिजोल्व हो सके, पर्यावरण और टिकाऊ हो, इको फ्रेंडली बनाया गया बेसिकली। आघात शोषण की लचीले जोड़ लहरों की झटकों से होने वाले नुकसान को कम करते हैं। प्राचीन समुद्री विरासत जैसे पश्चिम एशिया और अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार संभव हुआ। जीवित विरासत का पुनर्जीवन तो भारत की स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का आधुनिक पुनरुद्धार इस प्रकार से करके इसकी स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया है इस चीज़ों को, और फिर से अपने पुराने ज्ञान का सुचारू रूप से उपयोग करके उसको जारी रखा है, ठीक है। अब तीसरा आपका टॉपिक आपका जो आज का आता है वो है कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से। जैसा कि आप में से कुछ बच्चे जानते हैं, अगर मैं आर्ट एंड कल्चर जो बहुत लंबे समय से पढ़ा रही हूँ तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों को सुनना है, क्योंकि अभी किनको GI टैग इत्यादि दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। UPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए, नहीं भी UPSC दे रहे, सिविल सर्विसेज की कोई भी एग्जाम की तैयारी करे उसमें भी महत्वपूर्ण है। नरसापुरम लेस जो शिल्प है, इसको महिला नेतृत्व वाले आर्थिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक निरंतरता का आदर्श मॉडल माना है और इसको GI टैग मिला है। और गोदावरी क्षेत्र की इस पारंपरिक आजीविका पर राष्ट्रीय ध्यान फिर से गया हुआ है। और आप देख रहे होंगे मार्केट में अभी इससे संबंधित काफी सारे जो है टॉप्स वगैरह अपर जो है लड़कियों के कपड़े देखने को मिल भी रहे हैं, ठीक है। नरसापुरम जो लेस है ये क्या है? बेसिकली ये एक हस्त निर्मित क्रोशिया टाइप का एक लेस परंपरा है, जिसे एक ही क्रोशे हुक से बारीक धागों को जोड़कर जटिल लेस डिजाइन बनाए जाते हैं। और ये शिल्प उच्च कौशल, धैर्य और सूक्ष्म कारीगरी को दिखाता है, जैसा कि पिक्चर में देखा हमने। मोस्टली ये कहाँ देखने को मिलता है? पश्चिमी गोदावरी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को कोनसीमा जो कि आंध्र प्रदेश में है राज्य, और ये राज्य आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। प्रमुख केंद्र क्या है? नरसापुर, पालाकोले, रजोले और अमलापुरम, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे इतिहास क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? देखिए 1844 में जब आप चलेंगे तो यूरोपीय मिशनरियों के द्वारा जो लोकल महिलाएं होती थी, लेस बनाने की टेक्निक उनको जो है वहाँ पर सिखाई गई थी।
तो उनके द्वारा ही ये आज भी हम देखते हैं, ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अकाल और आर्थिक मंदी जैसे बड़े ऐतिहासिक झटकों के बावजूद भी ये जो शिल्प है, ये जो कला है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं की आजीविका का सहारा बनती जा रही थी और कंटिन्यू बनी हुई है। समय के साथ ये वैश्विक पहचान प्राप्त करने वाला हस्तशिल्प बन गया, इसलिए इसको जीआई टैग भी दिया गया है। आजकल ग्लोबल जो है, लोकल से ग्लोबल और जो चीज़ें दिख रही हैं, वो जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके प्रभाव में, सोशल मीडिया के प्रभाव में कोई भी चीज़ अब लोकल नहीं रह गई, वो ग्लोबल बनती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी विशेषता है कि कच्चा माल बारीक कपास धागे से बनाई जाती है। सजावट निराल गुणवत्ता उत्पादों के लिए रेशम, रेयॉन और सिंथेटिक यार्न का जो है यूज़ किया जाता है। विभिन्न आकार के क्रोशे हुक होते हैं। तकनीक बिना मशीन, हाथों के फंदे से बनाकर इसको इंटरलॉकिंग टाँकों से नाजुक लेस संरचनाएं बनाई जाती है। डिजाइन मोटिव की बात की जाए, फूल, पैसले, ज्यामिति, आकृति और पारंपरिक और प्रकृति सौंदर्यता को वहां दिखाया जाता है। उत्पाद श्रेणी की बात करें तो परिधान यानी कि कपड़े इत्यादि, गृह सज्जा और एक्सेसरीज जैसे डॉयलीज हो गया, बेड स्प्रेड हो गया, टेबल लिनन हो गया, कुशन कवर हो गया, स्टूल हो गए, वॉल हैंगिंग हो गया, इन सब के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। उसमें डिजाइन बनाए जाते हैं, उसको क्रिएट किया जाता है। हजारों महिलाओं से इससे क्या हो रहा है कि उनको घर बैठे काम मिल रहा है। ठीक है, वो अपनी इनकम को बेटर कर पा रही है। उनकी इनकम बेटर होगी तो वो ना मात्र सिर्फ पर्पल इकोनॉमी में, बल्कि वैसे भी वो केयर इकोनॉमी में, बल्कि वैसे भी इकोनॉमी का एक हिस्सा बन पाएंगी। ठीक है, पीढ़ियों से चली आ रही स्वदेशी वस्त्र परंपरा का संरक्षण भी और संवर्धन भी हो रहा है इस प्रकार से। अब इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे अपना, संताली भाषा। अभी पीआईवी में आया, कला और संस्कृति से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति ने ओल चिकी लिपि याद रखना है, इसके शताब्दी समारोह और संताली भाषा दिवस के अवसर पर समुदायों को जोड़ने में भाषा और साहित्य की भूमिका को बहुत अहम बताया है, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, संताली भाषा क्या है, तो सबसे प्राचीन जीवित जनजातीय भाषाओं में से एक है और प्रमुख रूप से संताल जो समुदाय है, कम्युनिटी है, उनके द्वारा बोली जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली है। क्या आप बता सकते हैं कि किस अमेंडमेंट के द्वारा 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? कमेंट में करिएगा, कमेंट करेगा, वैसे तो मैं बताऊंगी। ये इनके कुछ संथाली भाषा के जो चिन्ह है या उनकी भाषा के ये क्या बोलते हैं, आधार है, मतलब लिपि एक तरीके से उनकी है। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है इसको जरा सा देख लेते हैं। बेसिकली ये संथाली भाषा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, आपके बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में, और नेपाल और बांग्लादेश में बोली, नेपाल और बांग्लादेश और यहाँ पर नेपाल में इत्यादि जगह पे, कई जगह पे बोली जाती है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर मैप के साथ पढ़ेंगे, चीजें क्लियर रहेंगी। अब यहाँ पर चलते हैं 92 अमेंडमेंट, जो 92 अमेंडमेंट है जो 2003 में आया था, इसके माध्यम से संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो अपने आप में पीटी का एक बड़ा पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब और बताइएगा कि 8वीं अनुसूची में और किन किन भाषाओं को जोड़ा गया। अब आपका ड्यूटी है उसके साथ साथ और सारी चीज़ों को भी उसमें देखें। संताली भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडा शाखा से संबंधित है, जो इंडो यूरोपियन भाषाओं से अलग है। परंपरागत रूप से ये जो संथाली भाषा है मौखिक साहित्य, गीत और लोक कथा और अनुष्ठानों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी लेगेसी चलती आ रही है, कंटिन्यू है। ठीक है, 1925 में इसे अपनी स्वतंत्र लिपि ओल चिकी प्राप्त हुई। इसकी स्वतंत्र लिपि है ओल चिकी, जिसको अभी हमने देखा, जिसका विकास पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था और इसके भाषा को लिखित पहचान मिली थी। ठीक है, भारत में लगभग 70 लाख लोग संताली भाषा बोलते हैं भारत में एट प्रेजेंट। विशिष्ट लिपि ओल चिकी जो इनकी है, जिसको हमने देखा, ये ज्यादातर ध्वनियों के सटीक रूप को व्यक्त करती है। ठीक है, पहले प्रयुक्त उधार ली गई लिपियों में से भिन्न है ये। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई गुण इसमें दिखाई देते हैं, जैसे कि एग्लूटिनेटिव जो संरचना है, कुछ टोनल तत्व है, इसमें प्रत्यय लगाए गए हैं। ठीक है, शब्द निर्माण बना, जैसे कि जो हो है, मुंडारी जैसे मुंडा भाषाओं से मिलते जुलते, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई के गुण इसमें दिखते हैं। सशक्त मौखिक परंपरा जैसे लोकगीत, मिथक का, कथावाचन का जो समृद्ध भंडारण है इस भाषा पर आधारित है। संताल इतिहास हो गया, पर्यावरण, सामाजिक मूल को ये सहज के चलता है। सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक तो भाषा और लिपि जो है आत्मसम्मान, सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए इस पर चर्चा की गई है। अगला टॉपिक आपका आज का यहाँ पर है अमेज़न की जो
एक बिना डंक वाली मधुमक्खी जो आप देखेंगे कि यहाँ पर मनुष्यों के लिए खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशीज इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, तो इसको ज़रूर देखिएगा। अमेजोन क्षेत्र के बिना डंक वाली मधुमक्खी दुनिया की पहली ऐसी इंसेक्ट हो गई है जिसे कानूनी अधिकार दिया गया है। अब कानूनी अधिकार में क्या क्या दिया गया इसको हम समझेंगे। पेरू जो कि आपका साउथ अमेरिका में है, इसकी कुछ नगर पालिकाओं ने एक ऐतिहासिक अध्यादेश पारित कर इन्हें अस्तित्व और विकास के अधिकार को मान्यता दी दी गई है। ठीक है, आप पहले पेरू देख लीजिए, साउथ अमेरिका में यहाँ पर आपका ये पेरू है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चलते हैं और क्या कह रहे हैं कि बिना डंक वाली मधुमक्खियों का ऐसा समूह जिन्हें या तो डंक नहीं होता है या उनका डंक काम नहीं करता है, तो ये हानि रहित है बेसिकली मनुष्यों के लिए। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण परागणकर्ता यानी कि पॉलिनेटर्स हैं। पॉलिनेटर्स मतलब यहाँ पर अमेजोन के वर्षा वन की प्रमुख परागणकर्ता का मतलब सीधा सीधा है कि ऐसे जीव जैसे मधुमक्खियां हो गए, तितली हो गए, पक्षी हो गए, चमगादड़ हो गए, फूलों के पराग को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाते हैं। इससे पौधों में फल हो गया, बीज बनते हैं और जंगल हरा भरा और जीवित रहता है, इसलिए यहाँ पर इसको परागणकर्ता कहा गया है। ओरिजिन अगर देखा जाए तो पृथ्वी के सबसे प्राचीन मधुमक्खी प्रजातियों में से एक ये शामिल है। ठीक है, लगभग 8 करोड़ वर्ष पुरानी डायनासोर के समय से अस्तित्व है इनका। आप समझिए, डायनासोर के समय से दुनिया भर में लगभग 500 प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग आधी अमेजोन में पाई जाती है। और अमेजोन ऐसा जो है एरिया है, आप देखेंगे वहाँ पर बहुत जैव विविधता, बहुत प्रकार की विविधता है, हरे भरे मतलब फल फूल इतने भिन्न जिनको अभी तक जांचा भी नहीं गया है कि किस प्रजाति के कौन से क्या है। इतनी अनगिनत अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, जानवरों में कहें चाहे उनमें कहें। इनका हैबिटेट तो उष्णकटिबंधीय वन है, विशेष रूप से अमेजोन रेन फॉरेस्ट में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और पेरू में 170 से ज्यादा प्रजातियां मात्र इसमें ही पाई जाती हैं। अमेजोन के वर्षा वन की प्रमुख परागणकर्ता है, जैसा कि बताया मैंने। लगभग 80% वनस्पतियों के परागण के लिए ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। अमेजोन में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण फसलों कैसे किन किन फसलों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है ग्लोबल लेवल पर, जैसे कॉफी, कोको, एवोकाडो, ब्लूबेरी, इनके उत्पादन में बहुत ज्यादा सहायक है। क्यों? क्योंकि ये पौधों फलों में बीज बनाती हैं और जंगल को हरा भरा और जीवित रखने में मदद करती है। क्योंकि परागणकर्ता कहा गया है ना, जैसे मधुमक्खी, तितली, और ये फूल और परागों को एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचाती है ना। अब इसके बाद अशानिनका और कूका मामा जैसे आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक औषधीय आध्यात्मिक परंपराओं से भी ये जुड़ी हुई है। इनको कानूनी अधिकार मिलने वाला पहली ऐसी कीट प्रजाति है, नाम याद रखना है। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि इस कानूनी मान्यता के तहत मधुमक्खियों को अंतर्निहित अधिकार मिलेंगे। और वो क्या अधिकार मिलेंगे? जैसे अस्तित्व में रहने का अधिकार, इनके एरिया में जहाँ ये रहती है वहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। स्वस्थ आबादी बनाए रखने का अधिकार होगा इनके लिए। प्राकृतिक चक्रों को पुनर्जीवित करने का अधिकार होगा। प्रदूषण रहित आवास में रहने का अधिकार होगा। देखिए, ठीक है, खतरे की स्थिति में कानूनी प्रतिनिधित्व का भी अधिकार होगा। तो ये सारे अधिकार इस पहली कीट प्रजाति को मिले हुए हैं, कानूनी मान्यता मिली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वैश्विक स्तर पर पहली बार किसी देश में किसी कीट को कानूनी अधिकार मिले। संरक्षण को मजबूती दी गई, जैसे वनों की कटाई को ध्यान में रखते हुए इनका ध्यान रखना है, प्रदूषण को ध्यान रखना है, आवास विनाश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आधार दिए जाएंगे। इन सब चीजों का इनके पक्ष में ध्यान रखना है। और नेचर राइट्स की दिशा में एक कदम पहली बार देखने को मिला है, जहां पर्यावरण कानून को मानव केंद्रित सोच से हटकर पारिस्थितिकी तंत्र केंद्रित न्याय की ओर ले जाना है। ये टर्म जो है ना आपका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अगला है आपका बम साइक्लोन। बम साइक्लोन देखिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली बम साइक्लोन की अगर मैं बात करूं तो एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, बम साइक्लोन देखेंगे, ये बहुत तेज और खतरनाक तूफान आया है, जिसमें 24 घंटे के अंदर जो हवा है उसका प्रेशर बहुत तेजी से गिर जाता है। और ये कैसे बनता है? जब ठंडी ध्रुवीय हवा, ठीक है, यहाँ पर कोल्ड एयर जो फ्लो है, आप देखेंगे ठंडी जो ध्रुवीय हवाएं हैं, जब गर्म और नम हवा आपस में टकराती है तो ज्यादातर ये ऐसा परिस्थिति समुद्र के ऊपर होती है, जब गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और तूफान अचानक बहुत शक्तिशाली हो जाता है। कुछ वेव अपीयरेंसेस इनिशियल स्टेज यहाँ पर दिया गया, साइक्लोन सर्कुलेशन दिया गया, एक्यूलेटेड फ्रंट दिया गया है, साइक्लोसिस यहाँ पर आपको चीजें दी गई कि किस प्रकार से गर्म हवा जब ऊपर उठती, ठंडी हवा नीचे आ रही, किस प्रकार से प्रेशर बनता है। और ये जो है ठंडी ध्रुवीय हवा, गर्म और नम हवा आपस में टकराती है, तब ज्यादातर समुद्र के ऊपर बम साइक्लोन आपका इस प्रकार से बनता है और इससे कई सारी फ्लाइट्स इत्यादि भी रद्द हो जाती है। यानी कि 24 घंटे में 24 मिलीबार
उससे ज़्यादा दबाव में सीधे गिरावट आ जाती है, भारी बर्फबारी होने लगती है, बारिश और बर्फीली बारिश होती है, जैसा कि यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू समझाया गया। सोचिए ये बर्फबारी की बारिश हो रही है, मतलब स्नोफॉल बारिश के रूप में हो रहा है बेसिकली, ठीक है। हरिकेन जैसी तेज हवाएं चलती, कुछ घंटों में टेम्परेचर अचानक एकदम माइनस में हो जाता है, उड़ानें रद्द कर दी जाती है, बिजली गायब हो जाती है, सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाता है। और महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये तूफान बहुत कम समय में बनता है और एक साथ कई तरह की आपदाएं लाने की क्षमता रखता है ये, जिससे यात्रा, बिजली और सप्लाई सिस्टम पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, छिन्न-भिन्न हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगला टॉपिक आपका जो है वो यहाँ पर जो है क्विक कॉमर्स या गिग वर्कर से संबंधित है। जैसे न्यू ईयर के इवनिंग पे या फिर हमने देखा क्रिसमस पर जो जेप्टो, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, इन सब के जो गिग वर्कर्स थे उन्होंने धरना दिया कि भाई 10 मिनट की डिलीवरी को जो है बैन करना चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। उनकी प्रमुख मांग थी कि 10 मिनट में जो आप वस्तुओं की डिलीवरी की प्रणाली है उस पर बैन करो, क्योंकि भारत में गिग अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, मेज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जैसे सामाजिक सुरक्षा संहिता जो 2020 है वो आपकी क्या कहती है उसको यहाँ पर समझिए। सबसे पहले हम वो समझते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है वो 2020 आपको क्या कहती है कि ये केंद्र सरकार का एक लेबर लॉ है, श्रम कानून है, जिसका मकसद है कि कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देना। जैसे सिंपल भाषा में समझिए, जैसे मजदूरों को पीएफ, पेंशन, बीमा, मातृत्व लाभ जैसी सुविधाएं देना है। गिग वर्कर्स हो या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी पहली बार इसमें शामिल किया गया है। दुर्घटना हो, बीमारी हो, बुढ़ापे में सुरक्षा देना हो, चाहे वो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के हों चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के हों, स्वरोजगार सभी को कवर करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इसके अंतर्गत इनको भी रखा गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर कही गई है। इसको मुख्य रूप से दो श्रेणियां हैं, जैसे प्लेटफॉर्म से संबद्ध गिग कर्मकार, इनका कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए जोमेटो इत्यादि के डिलीवरी वर्कर। गैर प्लेटफॉर्म आधारित, जैसे कि पारंपरिक क्षेत्रों में अंशकालिक, कम समय या फिर पूर्णकालिक रूप से कार्य करने वाले जो कैजुअल होते हैं मजदूर, उनके कामगार होते हैं। उदाहरण के लिए कौन हो सकते हैं? घरेलू नौकर इत्यादि होते हैं, हाउस होल्ड्स वगैरह, मतलब हाउस हेल्पर्स होते हैं। तो प्लेटफॉर्म से संबंधित गिग वर्कर्स, गैर प्लेटफॉर्म पे संबंधित दो श्रेणियों में बांटा गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। यही चीज आपको समझाइए। संख्या, भारत में लगभग 1 करोड़ गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकार हैं। इनकी संख्या 2029-30 तक बढ़कर लगभग 2.35 करोड़ हो जाने का अनुमान है। अब सबसे पहले यहाँ पर गिग वर्कर्स को समझ लीजिए, क्योंकि अगर गिग वर्कर्स को नहीं समझेंगे तो नहीं समझ आएगा। गिग वर्कर्स को अगर हम समझे साधारण भाषा में, तो वो लोग होते हैं जो स्थायी नौकरी की बजाय छोटे छोटे अस्थायी यानी कि छोटे छोटे टास्क करके कमाई करते हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसे काम जो ये करते हैं वो ऐप या प्लेटफॉर्म से मिलता है, फिक्स नौकरी या फिर तय नौकरी नहीं होती है, ठीक है। कमाई जो है, हर काम जो इनका कैसे होता है, हर डिलीवरी, राइड या फिर टास्क पर बेस्ड होता है। आमतौर पर पीएफ, पेंशन, मेडिकल लीव जैसी सुविधाएं इन्हें नहीं मिलती हैं, ठीक है। संख्या में वृद्धि के कारण क्या क्या है? मांग पक्ष वाले कारक, इनकी डिमांड बहुत है। शहरी कंज्यूमर्स में वृद्धि होने के कारण क्विक कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रसार इत्यादि। अब यहाँ पर क्विक कॉमर्स की जो बात करें, क्विक वर्कर्स जैसे जिनको बोलते हैं हम, यानी कि क्विक कॉमर्स का मतलब क्या है? यानी कि रोजमर्रा का सामान बहुत जल्दी 10 मिनट में या 6 मिनट में घर पहुंचाने की जो होड़ है ना, इसे सरल उदाहरण भाषा में अगर हम समझें, जैसे किराना हो गया, हमारा ग्रोसरी हो गया, दूध, सब्जी, दवाइयाँ, स्नैक्स जैसे सामान जो होते हैं वो मोबाइल ऐप से ऑर्डर किए जाते हैं और घर के पास बने जो छोटे गोदाम होते हैं, जैसे कि जिनको हम डार्क स्टोर्स कहते हैं, इनके सामान निकालता है यहाँ से और डिलीवरी पार्टनर तुरंत लेकर निकलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, इसको हम क्या कहते हैं? क्विक कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रसार की बात की गई है। आपूर्ति पक्ष वाले कारक यहाँ पर पहला ये है, ठीक है, पहला ये है। दूसरा ये है, जैसे लचीले कार्य मॉडल अपेक्षाकृत आकर्षक पारिश्रमिक होते हैं और धीरे धीरे इसमें लोगों की बढ़ोतरी ज्यादा होती जा रही है। गिग अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियां क्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आय में अस्थिरता, यानी कि हर ऑर्डर का भुगतान में कमी, कम मूल्य पर श्रमिक बेस पे देते हैं। मतलब समझिए, कह रहे हैं कि आय में अस्थिरता, हर टास्क पे इनको पैसे दिए जाते हैं, कोई बेस्ड इनकम, फिक्स इनकम नहीं है। अगर इन्होंने समय पे डिलीवरी नहीं की तो इनका जो है पैसे काट लिए जाते हैं, और अगर समय पे डिलीवरी कर दी, समय से पहले कर दी, तो बोनस भी दिया जाता है। तो टर्मोलॉजी पहले होती थी 10 मिनट्स में डिलीवरी, अब इन्होंने कह दिया एज फास्ट एज सून एज पॉसिबल, जैसे होगा हम जल्द से जल्द डिलीवरी करेंगे। ऐसे मतलब काम वही करा रहे हैं इनसे, लेकिन टर्मोलॉजी चेंज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना से जो है जूझना पड़ता है, ठीक है। व्यवसाय से संबंधित
संबंधित जोखिम, कम समय में वस्तु की डिलीवरी की जो गारंटी है, जैसे 10 मिनट डिलीवरी से सड़क दुर्घटना होने के बहुत चांसेस बने रहते हैं। इनके ऊपर प्रेशर में ज़्यादा वृद्धि का खतरा बढ़ता देखा जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, यानी कि इन्हें सुनिश्चित स्वास्थ्य बीमा नहीं मिलता। दुर्घटना, जैसे कोई अगर दुर्घटना हो जाए इतनी हड़बड़ी में जब जाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिलता है। कवरेज में कमी है, यानी कि सामाजिक सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लाभों के लिए पात्र होने के लिए गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 90 डेज तक की किसी एग्रीगेटर के साथ जुड़े होने की अनिवार्यता का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव से अत्यधिक प्रतिबंधात्मकता होने के कारण आलोचना की जा रही है कि भाई कंटिन्यू आपको जुड़े रहना है। अगर आपने परफॉर्मेंस में दिक्कत की तो आपको कम डिलीवरी के ऑफर्स मिलने लगते हैं, आपको कम सामान दे के भेजा जाता है ताकि धीरे धीरे आप खुद ही उस काम को छोड़ दें। एल्गोरिदम आधारित प्रबंधन, यानी कि ऑर्डर के बंटवारे और किसी कर्मी को प्लेटफॉर्म से हटाने की प्रक्रिया अपारदर्शी है, मतलब पारदर्शी बिल्कुल नहीं है। इसके पास सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति भी कम है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसके पास तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पर हमने आज क्या इतने पूरे हफ्ते का जो है करंट अफेयर्स को कवर किया है। अभी और चलते हैं नीचे थोड़ा सा आपका अच्छा, इसमें मैंने PY एक सेकेंड रुकिए, मैंने इसमें MCQs भी जोड़े थे, वो क्यों नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज़। कभी कभी एरर आने की वजह से भी ऐसा हो जाता है ना। मुझे एक सेकेंड का समय दीजिए, बस एक सेकेंड का। हाँ, शायद इसमें होगा, मैं देख लेती हूँ क्योंकि मैंने MCQs भी उसमें किए हैं। एक मिनट। हाँ, क्योंकि MCQs चलिए इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसा करेंगे कि हम नेक्स्ट वाले उसमें जब आएंगे तो उसमें हम इसके MCQs को भी जोड़ देंगे। और आज शाम को मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स आ रहा है जिसमें MCQ भी सॉल्व करेंगे। एक हफ्ते का पूरा मैप पर बेस्ड करंट अफेयर्स करेंगे शाम को 7 बजे। तो संकल्प से सफलता के इसी प्लेटफॉर्म को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। इसी प्रकार से सैटरडे को सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स आता है आपको वीकली, और संडे को आपका आता है मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स, ठीक है, शाम को 7 बजे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं, जो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 6 बजे PYQs कराए जा रहे हैं 2013 से 25 तक के, उसको ज़रूर देखें। और वो UPSC 2026 को ध्यान में रखते हुए उनको कराया जा रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट है। हर विषय के PYQs कराए जाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।